हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। दोस्तों लास्ट वीडियो हमने शुरू किया था ट्रायल बैलेंस के बारे में। हमने पढ़ा ट्रायल बैलेंस के बारे में, क्या होता है ट्रायल बैलेंस, क्यों बनाया जाता है। तो कल हमने उसके बारे में जाना था और फॉर्मेट भी हमने सीखा था कि आपने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लेनी है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताई थी और जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद आपको जो आज वाला सेशन है वो समझ आएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक सिंपल सा पहले मैंने क्वेश्चन लिया है। हालांकि आपको JKSSB वालों को पता ही है कि उनको प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं आने वाला, लेकिन इनसे रिलेटेड आपको MCQs आ सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल पोर्शन पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो एक दो क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिकली, उसके बाद ज़्यादा आपने फोकस करना है थ्योरी पार्ट पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे कुछ फिगर्स दी गई हैं, हमें इनको लेके ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि अगर ट्रायल बैलेंस हम प्रोसेस से शुरू करें तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, जर्नल से फिर हम बनाते हैं लेजर्स, और लेजर से जो बैलेंसेज आती हैं उनको लेके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेकिन कभी भी आपको चाहे JKSSB में तो खैर प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन वैसे भी एकेडमिक भी अगर हम बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों चीज़ें बनानी होती हैं। मोस्टली हम क्वेश्चंस क्या होते हैं कि हमें कुछ बैलेंसेज दे दिए जाते हैं और उन बैलेंसेज को लेकर हमें एक ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास कुछ बैलेंस हैं, बैलेंसेज पड़े हुए हैं, हम इन बैलेंसेज को यूज़ करके एक ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बैलेंसेज हैं दोस्तों। अब इनको लेके हमें एक ट्रायल बैलेंस बनाना है। आपको याद होगा कल का जो सेशन था जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ डेबिट में आएगी, कौन कौन सी चीज़ क्रेडिट में। अगर आपको वो याद है तो ये आप इजीली बना लोगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है कैपिटल। और मैंने आपको कल का, अगर आपने सेशन देखा हुआ है तो आपको याद होगा कैपिटल मैंने क्या कहा था, कहाँ आती है, क्रेडिट में, क्योंकि कैपिटल का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको हम क्रेडिट में लिख देंगे 1,40,000। नेक्स्ट इज परचेजेस। दोस्तों परचेजेस हमेशा डेबिट में आती हैं, तो इसको डेबिट में लिख देंगे 36,000, क्योंकि परचेज वैसे भी जब आप जनरल एंट्री बनाते हो तो लिखते हो ना परचेज अकाउंट टू कैश। तो परचेज अकाउंट क्या करते हो आप, डेबिट करते हो। तो अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो जनरल एंट्रीज में आप जो अकाउंट को डेबिट करते थे या क्रेडिट करते थे, उसके हिसाब से आपने इसमें डेबिट या क्रेडिट में उसको लिख देना है। तो परचेज डेबिट में आ गई। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखोगे हमेशा कि जब भी आपको डिस्काउंट 1200 ट्रायल बैलेंस बनाना है, कौन सी चीज़ डेबिट में आएगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट में आएगी, सबसे पहले तो आपको उस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है एसेट्स डेबिट में आते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट में आती हैं, क्रेडिट में कैपिटल आती है, लाइबिलिटीज़ आती हैं, इनकम्स आती हैं, ड्राइंग्स डेबिट में आती हैं। तो ये चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आपके लिए फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। लेकिन प्रोवाइडेड कि आपको ये चीज़ें पता हो कि कौन सी चीज़ हमारी एसेट है, कौन सी कैपिटल है, कौन सी लाइबिलिटी है, कौन सी इनकम है, कौन सी एक्सपेंस है, ये चीज़ें पता होंगी तो ईजिली आप अपना ट्रायल बैलेंस मेंटेन बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक तरह का एक्सपेंस है कि जब हमें कोई पैसा देता है और हम उसको कुछ छूट देते हैं। मान लो किसी ने हमें 1000 रुपया दिया, उसमें से हमने 100 रुपये उसको छूट दे दी, तो उसको डिस्काउंट कहते हैं। ये आप पढ़ चुके जनरल एंट्रीज में मैंने बताया था, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट है दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट तो हम शो ही नहीं करते। तो ये डिस्काउंट अलाउड हो गया। कैश डिस्काउंट जो आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए एक तरह का ये एक्सपेंस या फिर लॉस है। तो हमेशा एक्सपेंस और लॉस डेबिट साइड में आते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है दोस्तों, कैरेज का मतलब किराया और इनवर्ड का मतलब हो गया, या वैसे आगे पढ़ोगे, कैरेज इनवर्ड का मतलब हो गया कि जब आप कोई रॉ मटेरियल खरीदते हो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाना वो कैरेज इनवर्ड है। तो वो हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आते हैं। इसके साथ ही नीचे लिखा हुआ कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड दोस्तों, कैरेज का मतलब मैंने बता दिया किराया, सिर्फ फर्क इसमें है इनवर्ड और आउटवर्ड में। तो जैसे मैंने कहा कि रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाना वो कैरेज इनवर्ड में आता है, एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है। आगे पढ़ोगे आप इसके बारे में। और जब प्रोडक्ट बन जाता है और उसको मार्केट में पहुंचाना, बेचने के लिए, उसको कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। फैक्ट्री से मार्केट तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, तो दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंस है तो आपको पता ही एक्सपेंस हम डेबिट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2300। नेक्स्ट इज सेल्स।
सेल्स दोस्तों हमारी इनकम होती है और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में आती है, क्योंकि रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, और कल मैंने फॉर्मूला में बताया भी था। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड दोस्तों इसका मतलब क्या है? रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। हम जब कोई चीज़ कस्टमर को बेचते हैं, कई बार कस्टमर हमें वो चीज़ वापस कर देता है। हमने चीज़ जो बेची उसको हम बोलेंगे सेल, लेकिन कस्टमर कई बार हमें वो चीज़ वापस कर देता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स क्रेडिट में, लेकिन सेल्स रिटर्न डेबिट में आएंगी, क्योंकि ये हमारी सेल्स को कम करती हैं। तो हम इसको डेबिट में लिख देंगे, कितना 300। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो दोस्तों जैसे रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया सेल्स रिटर्न, वैसे ही रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हो गया परचेज रिटर्न। जब हमने कोई चीज़ खरीदी वो हमारी परचेज है, डेबिट में लिखेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम खरीदी हुई चीज़ कुछ वापस कर देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न, उसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न जैसे मैंने कहा परचेज डेबिट में, तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड हम क्रेडिट में लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 700। नेक्स्ट इज रेंट। दोस्तों रेंट, अब यहाँ पे रेंट हमारी इनकम है या एक्सपेंस, ये इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि रेंट के आगे कुछ नहीं लिखा कि रेंट पेड है या रिसीव्ड है। तो याद रखो रेंट के आगे या किसी भी चीज़ के आगे, जैसे सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, अगर ये नहीं लिखा गया कि रेंट इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो उसको आपने अगर ये नहीं लिखा गया रेंट के आगे कि वो एक्सपेंस है या इनकम, तो आपने हमेशा उसको एक्सपेंस मानना है। तो यहाँ पे रेंट आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हम डेबिट में लिखेंगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी चीज़, चाहे वो रेंट है, कमीशन है या कुछ भी है, अगर उसके आगे कुछ नहीं लिखा गया, अगर उसके आगे कुछ नहीं लिखा गया, इट मीन्स कि वो आपके लिए एक्सपेंस है, तो मैं यहाँ इसको डेबिट में लिख दूंगा। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी दोस्तों मैंने कहा था एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे हमारे किस में आती हैं? एसेट्स में। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है, तो एसेट हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। ये कल के मैंने जो वीडियो लास्ट वीडियो बताया था आपको इसका फॉर्मेट का, उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक भी हमारा एसेट है, तो ये भी आपका डेबिट में आएगा, क्योंकि एसेट्स जितने भी हैं सबके सब डेबिट में आते हैं। 15,500। उसके बाद डेटर्स। दोस्तों डेटर्स किसे कहते हैं? वो जिनसे हमें पैसा लेना है, मतलब हमने किसी को कोई उधार में चीज़ बेची हुई है और उनसे वो जो उधार हमें वापस लेना है, वो जो पैसा जो लेना है, उसको डेटर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने राम को गुड्स बेची हैं उधार में, क्रेडिट में, तो राम मेरे लिए डेटर है, यानी एक तरह का एसेट है, क्योंकि उससे मुझे पैसा मिलना है या फ्यूचर में मैंने उससे पैसा लेना है। तो डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, डेबिट साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। तो दोस्तों क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटीज़ हैं। जैसे डेटर्स वो हैं जिनसे हमें पैसा लेना है क्योंकि हमने उन्हें उधार में कोई गुड्स बेची हुई हैं, वैसे ही क्रेडिटर हो गए जिनसे हमने उधार में गुड्स खरीदी हुई हैं और उनको हमें वापस पैसा पे करना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि फ्यूचर में जो पैसा या सर्विस हमें देनी है किसी को, हमारी लाइबिलिटी है, तो क्रेडिटर हमारे लिए एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट में आती हैं, तो ये इसको यहाँ पर लिख दूँगा। इन्वेस्टमेंट, ये तो हमारा एसेट है दोस्तों। हम कोई पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे हम बैंक में वो पैसा रखें एज एन एफडी, चाहे हम किसी कंपनी के शेयर खरीद लें, बॉन्ड्स खरीद लें, तो वो सारी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स हमारे एसेट्स होते हैं, तो इसको डेबिट में लिखेंगे क्योंकि एसेट्स हमेशा डेबिट में आते हैं। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, दोस्तों कमीशन रिसीव कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो हमारी इनकम है, और जब इनकम है तो हमेशा कहाँ पे आती है? क्रेडिट में, तो इसको मैं क्रेडिट में लिख दूंगा। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हो गया जो आपके पास, आपके बिजनेस में जो कैश आपके पास पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं कैश इन हैंड, यानी ये आपके लिए क्या है? एक एसेट है। उसके बाद कैश एट बैंक। दोस्तों वो कैश जो आपके बैंक में पड़ा हुआ है, किसी भी बिजनेस का कुछ कैश बिजनेस के पास रहता है, कुछ उसके बैंक में पड़ा रहता है, तो जो कैश बैंक में पड़ा रहा उसको बोलते हैं कैश एट बैंक, तो ये भी हमारा एसेट है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट इज मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल भी हमारा एसेट है, तो डेबिट में आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक, दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हम क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं ले रहे, ये मान लो आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। जब आप ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ले रहे हो, सपोज करो कि 10,000 का ओपनिंग स्टॉक है और आपने परचेजेस भी की, सपोज करो 30,000 की आपकी परचेजेस हैं, यानी अगर नेट में देखा जाए तो साल में ओपनिंग स्टॉक आपको पता होगा किसे कहते हैं, अगर नहीं पता तो पिछले साल का जो बचा हुआ स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो जब हम नेक्स्ट ईयर से बिजनेस शुरू करते हैं, मान लो 31 दिसंबर को साल खत्म हुआ या फिर 31 मार्च को हुआ, जैसे मर्जी ले सकते हो, तो सपोज करते हैं कि 31 दिसंबर को हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो एंड होता है। अब 1 जन नेक्स्ट ईयर की 1 जन से हमारे पास जो 31 दिसंबर का स्टॉक बचा हुआ है वो नेक्स्ट ईयर में यानी 1 जन में हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, यानी वो स्टॉक जो पहले से पड़ा हुआ है। उसके साथ ही हम नए साल में कुछ और परचेज भी करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो इतना नहीं होता कि जो हमें आगे पूरे साल भर में काम आए, तो हम कुछ नई परचेजेस भी करते हैं। तो पिछला स्टॉक हमारे पास 10,000 का था, 30,000 का हमने और स्टॉक खरीदा, कुल मिला के हमारे पास 40,000 का स्टॉक है। अब मैं कह रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक मुझे शो नहीं करना। मान लो मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर बचा हुआ है 5,000 का। अब मुझे इसको शो क्यों नहीं करना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है ये वो स्टॉक होता है जो साल के एंड में बच जाता है। आपके पास टोटल कितना स्टॉक था, 40,000 का, इसमें से बचा है 5,000 का स्टॉक, इसका मतलब बाकी आपने तो बेच दिया। लेकिन ये जो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है ये किसका हिस्सा है, इसी स्टॉक का हिस्सा है ना, जो 40,000 का हमारे पास टोटल स्टॉक था उसी में से ये 5,000 बचा हुआ है। तो जब वो हमने पूरा का पूरा यहाँ शो कर दिया तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ लिख देते हो तो उसका मतलब हो जाएगा कि आपके पास 45,000 का स्टॉक था। तो आपने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है, आपने जब ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिख दिया उसी में ये क्लोजिंग स्टॉक भी है, क्योंकि ये इसी का ओपनिंग स्टॉक और परचेज का ही वो हिस्सा है जो साल के एंड में बचेगा। तो जब आपने ये दोनों चीज़ें यहाँ लिख दी हैं तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना, क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें इंक्लूड है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को आपने अवॉइड करना, उसको छोड़ देना है। चलिए दोस्तों, बाकी सारी चीज़ें आ गई, अब टोटल करते हैं। ये दोनों साइड्स हमारी बराबर आई तो हमारा आंसर सही है। प्लस 80,700 प्लस 15,500 प्लस 20,200 प्लस 3,600 प्लस 100 प्लस 10,100 प्लस 34,600, ये टोटल आया 2,14,500। अब हमारा ये टोटल भी यही आना चाहिए। तो चलिए करते हैं 1,40,000 प्लस 60,000 प्लस 700 प्लस 12,000 प्लस 1,800, तो ये भी आपका 2,14,500। तो ये दोनों आपकी साइड्स बराबर आई। अगर ये बराबर आ गई इट मीन्स आपका जो आंसर है वो सही है, और अगर ये बराबर ना आई तो वो गलत है। तो आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में इस क्वेश्चन में आपको तो ये मैंने बता दिया था कि कौन सी चीज़ डेबिट में कौन सी क्रेडिट में, लेकिन एक जो नई चीज़ आपने सीखी वो है क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे शो नहीं करते, क्योंकि जब ऑलरेडी हम ओपनिंग स्टॉक और परचेज लेते हैं तो इसी में हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक भी होता है जो साल के एंड में हमारे पास बच जाता है, यानी जो हम जो वो स्टॉक जो हमसे नहीं बिका या जो रह गया हमारे पास साल के अंत में। तो ये है आपका ट्रायल बैलेंस। अब इससे रिलेटेड कुछ टिपिकल क्वेश्चन मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कुछ खास तरह की चीज़ें जिसकी हमें एडजस्टमेंट करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।